आदमी को लगता है कि हाँ फ्यूचर इसमें क्या दिखेगा आपको, तो वो मैं देख नहीं पाता कि हाँ अगर 60 साल तक मैं अगर कंप्यूटर के सामने रहूँगा तो फिर ये जो मेरी लाइफ कहीं ऐसे बेकार ना हो जाए। सिविल सर्वेंट को जितनी इज्जत और जितना ओहदा देते हैं उतना प्राइवेट में वो हाइप कल्चर और एक सेलिब्रिटी कल्चर नहीं होता, मिलती नहीं है। दूसरा, जब मैंने बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस देखे या पुराने पेपर देखे तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का लगा। जैसे चौबे सर होते थे, वो इंटरव्यू के बीच में खड़े होकर घूमने लग जाएंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, वो उनका स्टाइल था। तो परंतु मुझे पता था कि हाँ कुछ ना कुछ ये करेंगे। एजुकेशन को हमें बस एक तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हाँ किताबें पढ़ी, वो बस एक लिटरेसी का आपका जरिया हो गया। जब आपको पूरा शिक्षित होना है, एजुकेशन आपको लेनी है, तो उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। बार बार अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को आप बार बार पढ़ो। तो जिस रास्ते से बार बार एक बार जाते हैं तो वहाँ तो आंख बंद करके भी अपन चले जाते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मैं ये कोशिश करता कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं था, ना एग्ज़ाम के बारे में। मैंने अपना जो दिमाग में सेट किया ये पढ़ना है, उसी को पढ़ता, उसी को एंजॉय करता। बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप पूरे टाइम पढ़ाई में लीन रहोगे तो आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लेने लग जाओगे, थोड़ा एंग्शियस होने लग जाओगे। जब आप बाकी एक्टिविटी भी कर रहे होंगे तो थोड़ा आपका मन लगा रहेगा। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद BMR। आज का यह एपिसोड UPSC एस्पिरेंट्स के लिए खास होने वाला है। खास इसलिए कि आज हमारे साथ चर्चा में रहे दिनेश गोदारा, जिन्होंने 2022 UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया, 150वीं रैंक के साथ IPS बने। दिनेश गोदारा ने इस एपिसोड में बहुत सारी चर्चाएं की, जिसमें एक खास चर्चा यह थी कि किस प्रकार से 4 से 5 घंटे पढ़ करके UPSC क्लियर किया जा सकता है। दिनेश गोदारा बचपन से ही होनहार थे। IIT जैसे दिग्गज संस्थान से इंजीनियरिंग की, कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक बड़ी कंपनी में काम किया। इसी दौरान इनको लगा कि मुझे कुछ अलग करना है, तो UPSC की तैयारी शुरू की। इसी दौरान इनका 2021 में UPSC रिजर्व सूची में इनका नाम रहा। UPPCS में सिलेक्शन हुआ, ऑफिसर के रूप में उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किया और 2022 में 150वीं रैंक के साथ IPS बने। टॉक विद BMR में आपका दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दिनेश जी, आप बीकानेर जिले के नगरासर गांव के मूलतः रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान से 50 किलोमीटर पहले। अब आप यहाँ जोधपुर शिफ्ट हो गए, तो नगरासर से जोधपुर की जर्नी क्या है? आप जोधपुर क्यों आए? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा का स्टार्ट तो बीकानेर में नगरासर से ही किया था। फर्स्ट क्लास में वहाँ से स्टार्ट किया। फिर कुछ परिवार में ऐसे हालात बने और फिर पिताजी की जॉब भी यहाँ पे थी, हाई कोर्ट में, यहाँ पे लॉयर है, तो इसलिए फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए और आगे की एजुकेशन यहीं से स्टार्ट की। अच्छा, कब आ गए थे जोधपुर आप? 2002, लगभग 2002। अच्छा, आप 2002 में जोधपुर आ गए थे? हाँ, जब 5-6 साल का था। आपकी DOB 98 है। हाँ। तो फिर आगे की एजुकेशन कहाँ हुई? आगे की एजुकेशन 3 साल पे एक स्कूल थी, अब तो वो नहीं है, ओम विद्या मंदिर थी, 5वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर है यहीं पे, 6 से 10 तक वहाँ पढ़ा। 11th-12th कोटा में की। फिर ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी से किया है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जी। तो ये एजुकेशन का समरी रहा है मेरा। तो आपकी मीडियम कौन सा रहा? मीडियम मेरा 12th तक तो हिंदी था, उसके बाद में IIT में बस इंग्लिश ऑप्शन होता है, फिर इंग्लिश रहा है इंजीनियरिंग में। और UPSC में इंग्लिश रहा? हाँ, UPSC में इंग्लिश रहा है। आपकी पहली जॉब, आपकी चौथी जॉब है? हाँ, अभी जो IPS है ये चौथी जॉब होगी। पहली जॉब कब लग गई आपकी? पहले 2017 में लग गई थी, कैंपस प्लेसमेंट से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेंगलोर में एक कंपनी थी, फेयर एंड आइजैक कॉर्पोरेशन, फाइको। हाँ, तो उसमें लगभग 3 साल काम किया था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उसके रहते हुए भी आपने इधर सिविल सर्विसेज की तरफ तैयारी मैंने उसी के साथ ही शुरू कर दी थी, और जो अपना पहला अटैम्प्ट है वो उसी जॉब में रहते हुए पूरा दिया। फिर सेकंड अटैम्प्ट के जस्ट पहले ही मैंने, जब कोविड शुरू हुआ उसी टाइम मैंने वो जॉब रिजाइन की थी। जी। तो कोई इंसिडेंट्स था कि आप जॉब करते हुए आपका कैंपस रिक्रूटमेंट था और अच्छी सैलरी भी थी, आपका पैकेज अच्छा था, उसके बावजूद भी आप इधर क्यों आए? कोई कारण विशेष?
कारण ऐसा तो विशेष तो नहीं रहा है डायरेक्ट, एक कारण तो नहीं बता सकता कि जो विशेष कारण रहा है जी। जिसकी वजह से यूपीएससी स्टार्ट किया है। लेकिन हाँ, कुछ कारण रहे हैं, जैसे कि एक तो मेरा ये कारण था कि प्राइवेट में क्यों गया, उसका कारण ये भी था, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब मैं एलिजिबल नहीं था यूपीएससी लिखने के लिए, 21 ईयर एज चाहिए थी, तो जो मैं नहीं था, तो इसलिए मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन की फॉर द टाइम बिंग। और फिर प्राइवेट जॉब देख के फिर मुझे उतनी रास नहीं आई, जो कि एक लोगों के साथ रह के काम करना, और वो प्राइवेट जो मेरा जॉब का नेचर था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ज़्यादातर कंप्यूटर पे वर्क था, वो मेरे को अच्छा, उसमें एप्टीट्यूड अच्छा था, परंतु उसमें जो इंटरेस्ट था वो मेरा नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, और यहाँ पे गांव में रहते रहते ये काफ़ी इंसिडेंट ऐसे छोटे मोटे हर किसी के साथ होते हैं, तो उसमें लगता है कि हाँ, कि आज अगर मैं सिविल सर्वेंट होता या कुछ ऐसा होता तो काफ़ी हेल्पफुल होता। तो ये सारे काफ़ी क्यूमुलेटिव रीजंस थे जिसकी वजह से आपका मन था कि भी मैं पूरी लाइफ कंप्यूटर के सामने नहीं बिता करके लोगों की सेवा करने में बिताऊं, तो इसके लिए सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। ये कारण ये भी था उस टाइम का कि प्राइवेट छोड़ने का कारण ये भी था कि वहाँ से फिर आदमी को लगता है कि हाँ, फ्यूचर इसमें क्या दिखेगा आपको, तो वो मैं देख नहीं पाता कि हाँ, अगर 60 साल तक मैं अगर कंप्यूटर के सामने रहूँगा तो फिर ये जो मेरी लाइफ कहीं ऐसे बेकार ना हो जाए। किसी किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, जो इंट्रोवर्ट जिसकी पर्सनैलिटी वैसी हो, परंतु मुझे लगता था कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। तो आपने पहला यूपीपीएससी किया क्लियर? हाँ, जब सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने यूपीएससी का दिया था उसी साल यूपीपीसीएस 2020 में ही दिया था एग्ज़ाम, तो तब मेरा वो क्लियर हो गया था। यूपीपीसीएस का पहला अटेम्प्ट था, जब उसमें मुझे समाज कल्याण अधिकारी के तौर पे नियुक्ति मिली थी। आपने ज्वाइन कर लिया वहाँ? हाँ, मैंने लगभग 15-16 महीने वहाँ काम किया भी है। कन्नौज जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी रहा हूँ मैं, और लखनऊ में 3 महीने ट्रेनिंग भी की थी वहाँ। उस जॉब का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो जॉब तो फिर वो एक टेस्ट ड्राइव टाइप का हो गया कि हाँ, कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि हाँ, आगे ये करना भी है कि नहीं। तो उससे ये पता चल गया कि हाँ, आप ग्राउंड वर्क में आप ग्राउंड पे कितना चेंज कर सकते हो, आपको जो रेस्पेक्ट मिलती है, तो वो आपके अब उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी भर ये करना है कि नहीं करना। तो मैंने उस जॉब में देखा, जो मेरा काम था डायरेक्ट समाज के सबसे गरीब तबके के बेनिफिट को लेके होता था, तो मुझे लगता था वो और इंस्पिरेशन का मेरा स्रोत बनी क्या, और यही मुझे ज़िंदगी भर करना है। तो सिविल सर्विसेज में और एफर्ट लगाए मैंने जॉब में रहते हुए। हाँ। फिर आपका 2022 में रिजर्व सूची में आ गया यूपीएससी की? यूपीएससी 2021 के रिजर्व सूची में। अच्छा। उसका रिजल्ट 2022 में आया था जी। और उसकी ज्वाइनिंग अभी मैंने कर ली थी 2023 के जो अभी अप्रैल मंथ में डेनिप्स दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ट्रेनिंग अभी मैंने अराउंड 4 महीने ट्रेनिंग की है, उसके बाद मेरे रेजिग्नेशन दे दिया वहाँ से। फिर आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ गया 2023 का, जिसमें यूपीएससी 2022 एग्जाम प्रोसेस 22 में शुरू हो जाता है, रिजल्ट अभी जो पूरा प्रोसेस मेंस इंटरव्यू होने के बाद में रिजल्ट आता है 23 में, अभी मई में रिजल्ट आया था, जिसमें आपकी रैंक आई 150। जी सर। और आपको आईपीएस मिल गया? हाँ, अभी लास्ट वीक एलोकेशन हुआ है, सर्विस एलोकेशन, तो ऑफिशियली आईपीएस अलॉट हुआ है मुझे। आपने जब फाइको में काम किया, उस कंपनी में काम करने के कुछ अनुभव? उसमें एक तो इंटरेक्शन लोगों के साथ, जैसे वो मल्टीनेशनल कंपनी थी जी, तो मेरे जो मैनेजर या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट थे वो यूएस बेस्ड था, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुई लोगों, और यहाँ हिंदी मीडियम था तो वो इंग्लिश में बात करना, ये करना, तो वो जो ऑब्स्टेकल था वो मेरा वहाँ जॉब में जाके हट गया। और थोड़ा टेक्निकल जॉब थी तो थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेकर भी मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। उसी में रहते हुए मैंने कि ऑनलाइन ही मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए, तो उससे कुछ चीज़ें मैंने सीखी भी है, और एक थोड़ा नज़रिया भी आपका सेट होता है। आपने रियल लाइफ काम किया, भले प्राइवेट में करो या सरकारी में, तो आपका एक नज़रिया भी बनता है। तो जो मेरे आंसर लिखने में या फिर मेरी प्रिपरेशन में, इंटरव्यूज़ में ये हेल्प किया है कि किसी न किसी वे में, कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं एक वो यूनिक एक्सपीरियंस होता है वो दिखा सकता हूँ। एक किताबी जो ज्ञान होता है
उससे थोड़ा हटके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने का थोड़ा फ़ायदा भी ज़रूर मिलता है। ये आपको इंटरव्यू में जाकर के मिला इसका फायदा? इंटरव्यू में भी, मेंस के आंसर्स में भी, जहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो ज़रूर। आजकल प्रीलिम्स में भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिला है मुझे कि हाँ, जो मैंने जॉब किया डायरेक्ट वहाँ से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो वो फ़ायदा हुआ है उसका मुझे। वहाँ के दोस्त आपके साथ हैं अभी? हाँ बिल्कुल। जब रिजल्ट आया तो खूब सारे फ़ोन आए होंगे? हाँ, पर लेकिन ये प्राइवेट की बात अच्छी है, जितना हम एज ए यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में जितना सिविल सर्वेंट को जितनी इज्जत और जितना ओहदा देते हैं, उतना प्राइवेट में वो हाइप कल्चर और एक सेलिब्रिटी कल्चर नहीं होता मिलती नहीं है। वो सेलिब्रिटी कल्चर एक सिविल सर्वेंट को नहीं देते, क्योंकि उनका इंटरेक्शन मोस्टली प्राइवेट ऑफिशियल से ही रहता है। उनके लिए वो ज़्यादातर लोग ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट में आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए प्राइवेट में जा रहे हैं, ये भी रीज़न होता है। तो हाँ, मतलब सब खुश थे सब, मतलब परंतु जो यहाँ पे जो है अपने लेवल पे यहाँ पे जो है सपोर्ट तो क्या, मतलब एक्साइटमेंट जो देखने को मिलता है, वो उतना एक्साइटमेंट प्राइवेट क्षेत्र में नहीं होता है। आपका ये इंटरव्यू कौन सा था? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था लगातार। मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था, उसके बाद में 3 बार। पहले में प्रीलिम्स किया आपने? हाँ, पहले में प्रीलिम्स, मेन लिखा? हाँ मेंस लिखा था। मेंस लिखा आपने? दूसरे में इंटरव्यू दिया, तीसरे में रिजर्व लिस्ट, चौथे में ये मेन लिस्ट में। अच्छा, तो स्कूल के फ्रेंड्स वो अभी तक है साथ में? हाँ, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स टच में हैं। स्कूल, एक तो ये भी होता है ना, स्कूल के फ्रेंड्स इसलिए भी छूट जाते हैं, तब कनेक्ट करने के लिए अपने पास मोबाइल नहीं होता था कि आज तो चलो कॉलेज के फ्रेंड्स तो आपके टच में इसलिए भी रहते हैं कि मोबाइल है या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इससे जुड़े रहते हो। पहले ये नहीं होता था जब 2010 में स्कूल छोड़ा तो, लेकिन हाँ कुछ दोस्त बाद में वापस मिले, तो अब वापस कनेक्शन में है। कुछ 2-3 दोस्त हैं जो। रिजल्ट आने के बाद में कुछ नए लोगों के फ़ोन आए होंगे आपके पास? हाँ, वो तो बिल्कुल कि हाँ कुछ लोगों के तो जो मतलब कि हाँ जिनसे कभी थोड़ी भी बात हुई है या फिर ऐसा हुआ, तो उनके फ़ोन तो आते हैं। ये स्वाभाविक भी है कि चलो कि आपका क्लासमेट, अगर मैं भी अगर दूसरी साइड होता तो मैं भी फ़ोन करके बधाई ज़रूर देता। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अच्छा, मैंने आपका एक मॉक इंटरव्यू देखा, उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किए गए, तो मनोविज्ञान क्यों चुना आपने, क्या कारण था? बस एक तो ऑप्शन था कि मैं अपना टेक्निकल जो था, केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री, इनमें से कोई चूज़ करता, लेकिन जॉब में रहने की वजह से ये सारे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं थोड़ा लेंदी भी होते हैं। एक रीज़न ये था कि मैं साइंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना। दूसरा, जब मैंने बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस देखे या पुराने पेपर देखे, तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का लगा जी। तो कि हाँ, ये भले सिलेक्शन हो ना हो, आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करता है। जैसे इसके जो चैप्टर्स होते हैं, कुछ नाम है, लर्निंग है, मेमोरी है, डेवलपमेंट है, अटेंशन है, तो ये आपके थ्रू आउट लाइफ में आपको हेल्प करती है। तो आप किसी को देख करके बता सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, उतना तो चमत्कारी शक्तियाँ तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा इसको लेकर के लोगों में ये होता है कि जिसने मनोविज्ञान पढ़ा है ना, वो मोटा मोटी आदमी को पढ़ लेता है। हाँ, थोड़ा आइडिया आपको लगता है कि उसके मनोभाव को लेकर आप, बाकी जैसे मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं, जो आप वर्ड बोलते हैं वो केवल 10% आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जो बाकी 90% कम्युनिकेशन का हिस्सा है वो आपकी बॉडी से, आपकी टोन से, आपके इशारों से, उससे होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जरूर हेल्प करती हैं। बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठ के किसी का दिमाग पढ़ लेंगे। ये होता तो ये तो आप, मुझे लगता है आपकी रियल लाइफ की जो जॉब है उसमें भी बड़ी काम आएगी ये चीज़। हाँ, ये तो हर जगह काम आएगी। ये तो स्पेशली अभी जब ट्रेनिंग होगी तो मुझे लगता है साइकोलॉजी भी लगभग सबको पढ़ाया भी जाएगा। जो बेसिक साइकोलॉजी है वो सबको पढ़ाई जाएगी, तो क्योंकि ये हमारा जो काम है लोगों से इंटरेक्शन करना, तो ज़रूरी भी है थोड़ा आपको बेसिक साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए जी। और लीडरशिप डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में साइकोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। अपन बात करते हैं इंटरव्यू की, लोगों में चर्चा रहती है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में कुछ भी सवाल कर लिया जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कहते हैं 3 साल के
ऊंट के मुंह में दांत कितने होते हैं, ऐसे सवाल भी कर लिए जाते हैं। क्या वास्तव में सही है ये बात? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है कि इतना। ये तो मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज की वजह से जो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए या फिर यूट्यूब पे क्लिक बैट के लिए जरूर चलाए जाते होंगे, इतने रैंडम नहीं रखते हैं। और जो सवाल मेरे में जो 80% सवाल थे वो अपने मेरी जैसे जो बैकग्राउंड रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी या फिर केमिकल, IIT राजस्थान, उत्तर प्रदेश जहाँ जा रहा हूँ, तो इसके इर्द गिर्द रहे हैं। बाकी आपके जो करंट अफेयर्स से रिलेवेंट रहे हैं कि इंडिया रशिया चल रहा है, इंडिया चाइना चल रहा है, यूक्रेन चाइना चल रहा है, इस पे थोड़ा कोई ना कोई एक कनेक्शन होता है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है उसके सवाल पूछने का। तो ऐसे कोई एक दो सवाल आपको स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ कहीं से भी सवाल आ रहे हैं। आपको पूछा ऐसा कोई सवाल? नहीं, मेरे को ऐसा कोई सवाल नहीं था कि जो हाँ पूरा अलग ही हो गया है। हो सकता है कि मेरे करियर डेफ जो फॉर्म होता है उससे रिलेटेड नहीं हो, परंतु लेकिन उसका कहीं न कहीं से करंट अफेयर्स से या फिर करंट रेलेवेंस की वजह से ही वो सवाल पूछे गए थे। ऐसा कोई अजीबोगरीब सवाल का तो मुझे नहीं आता। एक का तो कोई याद हो जैसे कुछ पूछा, जब पहले वाले इंटरव्यू में भी कुछ पूछा हो ऐसा? हाँ, एक तो बस वही एक जैसा अजीबोगरीब तो नहीं, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये था कि जोधपुर में आपको क्या घूमना, कि कोई आदमी जोधपुर आया, आपको उसको घूमने का क्या बोलोगे? तो मैंने बताया कि पहला तो आप जाइए ये मेहरानगढ़, उम्मेद पैलेस, ये तो हो गया। उसके बाद में आप वहाँ का खाने का जरूर स्वाद लीजिएगा। तो मैंने बताया मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, घेवर, ये सब अच्छा होता है। तब उसने जरूर ये भी बोला था कि फिर बताइए आप राजस्थान में बकरे का मीट क्यों फेमस है? कि वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बकरा यहाँ से होता है बाहर, वो क्यों फेमस है? हाँ, तो तब मुझे नहीं मालूम था अच्छा राजस्थान का रेड मीट फेमस है। अच्छा, ये मेरे लिए हाँ एक थोड़ा सरप्राइजिंग सा सवाल था जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। बाकी तो जनरली जो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ही सवाल थे। इंटरव्यू को लेकर के बड़ी लोगों में एक डर का माहौल रहता है, डर रहता है। तो वहां पर जब आप गए तो आपके मन में फियर था कुछ? नहीं, ये मुझे फ़ायदा हुआ। मैं प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी सीनियर्स से इंटरेक्शन किया, या फिर उस टाइम पे भी जब प्राइवेट जॉब जो कैंपस से हासिल की उसमें भी मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए थे जी। तो वो जो एक डर था वो मेरा तभी खुल गया था। उसके बाद मैं UPPCS में भी जब जॉब कर रहा था तो मिनिस्टर से इंटरेक्शन करना या फिर सीनियर लेवल IAS ऑफिसर से इंटरेक्शन करना, तो ये काफ़ी कॉमन हो गया था। तो मेरे लिए वो इतना अनसर्टेन और फियर वाला माहौल नहीं रहा था। तो ज़रूर एक वो तो रहता है कि आपको कि हाँ ये वो उस हिसाब से रहता है कि एग्ज़ाम में अगर इसमें कम नंबर आ गए, फेल हो जाएंगे, वो एक थोड़ा फियर तो सभी में रहेगा। लेकिन जो मेरा प्रीवियस जॉब्स का बैकग्राउंड रहा है उससे मेरे को ये नर्वसनेस और एंग्जाइटी से थोड़ा दूर ही रहा था। इसका ये एक फ़ायदा भी मिला प्राइवेट जॉब्स को, और जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसका। इसका एक फ़ायदा आपको ये भी मिला कि आपके पास ऑलरेडी जॉब थी? ऑलरेडी जॉब होने का ऐसा कुछ डायरेक्ट वहाँ बेनिफिट नहीं है कि आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, पर आपको एक कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ठीक है नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं है, मतलब कि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड है और फाइनेंशियली आपको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है आप मैनेज कर सकते हो। तो ये एक बैकअप प्लान आपके पास रहता है तो आपका दिमाग फिर इधर उधर नहीं भटकता है। वरना UPSC में काफ़ी कम सीट्स है और काफ़ी अनसर्टेनिटी भी है जी। तो आदमी को अगर फिर लगता रहेगा अगर UPSC में नहीं हुआ, 3-4 साल लोग लगाते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे, तो ये एक फियर तो रहता है। तो ये इसका भी मुझे यही फ़ायदा मिला, वर्किंग प्रोफेशनल होने का यही फ़ायदा मिला कि हाँ कि मेरे पास बैकअप ऑप्शन हमेशा रहा है। वहाँ का अंदर का माहौल क्या था इंटरव्यू का? जी, इंटरव्यू का माहौल तो हाँ एक तो वो तो रहता है, आप काफ़ी वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ जो काफ़ी अच्छे से नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज़ और काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी रहती है, तो आपके लिए पहली बार का वो एक्सपीरियंस तो थोड़ा अलग भी रहता है। एक हाइप जो इंटरव्यू का रहता है वो सही है। और जब वहाँ जाके हम देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, जो 30-35 साल एज है उस पर काम किया उन्होंने, एज IAS IPS जो भी जी। तो आपको, मुझे तो जब मैं गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इन लोगों के बीच में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मतलब सिलेक्शन हो ना हो लेकिन ये मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है, तो मैं इसको लेके काफ़ी खुश था कि मैंने हाँ आज इन लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया है। जैसे मेरा साई का इंटरव्यू भी था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जी, 2000 अभी UPSC के इंटरव्यू से ही वहाँ पे इंटरव्यू कॉल आती है। अच्छा। तो उसमें
वो भी दिया आपने? हाँ, वो इंटरव्यू दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। उसमें गगन नारंग जो 2012 के अपने ओलंपिक मेडलिस्ट थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि हाँ, इनकी फोटोज देखते थे अखबार में और आज मैं इनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी एक मतलब खुशी का मतलब कि हाँ, इंटरव्यू दिया, मैं खुद से सेटिस्फाई उसी से हो गया था। जी, आपका बोर्ड किसका था? मैं तीनों साल में अब अलग अलग बोर्ड रहे हैं। तो पहले बार में सत्यवती मैडम थी, उनका था। दूसरी बार में चौबे सर थे जी। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर थे उनका। तीनों इंटरव्यू के अलग अलग अनुभव रहे या अनुभव ऑलमोस्ट सेम से रहे? ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऐसा आप सवाल थोड़े अलग होंगे मतलब, पर जो फील है वहाँ की एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। यार ये आदमी बड़ा ओड सा है, एक आदमी खुद को जाते कंफर्ट करता है। हाँ वो तो है, तो वो परंतु मैं उसको ये मेरे दिमाग में था कि हो सकता है इनमें से कोई आपको थोड़ा स्ट्रेस पोजीशन में डालेंगे। जैसे चौबे सर होते थे, वो इंटरव्यू के बीच में खड़े होके घूमने लग जाएंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, तो वो उनका स्टाइल था। तो परंतु मुझे पता था कि हाँ, कुछ ना कुछ ये करेंगे। साइकोलॉजी लेने का ये भी फायदा होता है, हमारे इंटरव्यू पे ये चैप्टर हम उसको भी टॉपिक को काफ़ी पढ़ते हैं, तो इतना उसको लेके मैं फियर और ऐसा अनसर्टेनिटी नहीं रहती थी दिमाग में कि हाँ कि ये सब होगा, तो उसको लेके मैं चिल होता था, ठीक है उनको करने दो अपना जो करना है। आपको मोटा मोटी तो आइडिया हो ही जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ उनको, हाँ वो तो है, तो इसलिए इतना कोई अंतर नहीं पड़ता था कि कौन इंटरव्यू ले रहा है। दिनेश जी, आईआईटी में जब आपका सिलेक्शन हुआ, पहला अटेम्प्ट था? नहीं, आईआईटी में सेकंड अटेम्प्ट था। आईआईटी में आपका सेकंड अटेम्प्ट था। आपने आईआईटी की, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, फिर आपने यूपीपीएससी की, फिर रिजर्व सूची में आए और आप एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया, और फिर अभी आप यूपीएससी मेंस में क्लियर कर लिया और अब आप आईपीएस हैं। उम्र लगभग आपकी 25 साल है। इस उम्र तक आते आते लोगों को एक जॉब नहीं मिलती और आपने धड़ाधड़ क्लियर करते ही गए। तो ऐसे कौन से ट्रिक्स या क्या ऐसे गुर हैं जो एग्जाम्स दे रहे बच्चे हैं उनको भी कुछ दो, ताकि उनके भी आए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ इस मामले में अच्छा, एक बात और रह गई। एक बात ये भी थी कि आपने ऑन जॉब रहते हुए तैयारी की। बच्चे हम जब देखते हैं तो कहते साहब हमने तो 14 घंटा पढ़ाई की, कोई कहता 18 घंटा, कोई कहता 15-16 घंटा की। पर जब आदमी जॉब पे होता है तो उसको तो इतना समय नहीं मिलता। हाँ तो जब आप कितने घंटे पढ़ते थे? जॉब में था तो लगभग 10 से 6-7 बजे का टाइम तो जॉब को ही जाता था जी। तो उसके बाद इसके अलावा आप पहले तैयारी करते तो हैं, मेरा वैसे ही चले गए। हाँ। 8-9 घंटे जब उसी में चले गए और 7-8 घंटे आपके बाकी भी दिनचर्या की एक्टिविटी में लगते थे, आना जाना ऑफिस से, तो बचते मेरे पास यही 4-5 घंटे बचते थे। वो मैं रेगुलर ट्राई करता था। वीकेंड में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा 6-7 घंटे पढ़ लिया, और जब मेंस एग्ज़ाम होता था तब मैं छुट्टी ले लेता, तब हाँ 7-8 घंटे कंटिन्यूस 1-2 महीने जो लास्ट के होते थे तब पढ़ता था इतना जी। तो ये पढ़ाई का तो लगभग इतना ही कि ऑन एन एवरेज 5 घंटे मान लीजिए आप जब थ्रू आउट। परंतु आप ये मैं इंश्योर करता था कि रेगुलरिटी रहे, भले मैं कितना ही बिजी दिन चल रहा हो, कितना ही काम हो, फिर भी मैं टाइम निकाल के हाँ 2-3 घंटे पढ़ लो। ये जो आप बता रहे हैं कि जो कुछ लोग 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कि वो सस्टेनेबल नहीं है। आप 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन आपकी दिमाग की कैपेसिटी भी उतनी नहीं बचेगी कि और 12 घंटे पढ़ पाओ। तो परंतु 5-5, 6-6 घंटे अगर आप 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल कभी भी पढ़ सकते हो, तो कंटिन्यूटी उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कितना पढ़ रहे हो। क्वांटिटी जो है उससे ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी, और वो भी कंटिन्यूटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 16 घंटा पढ़ना है। अब 16 घंटे मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब फिजिबल है कि 16 घंटे पढ़ पाएगा कोई, क्योंकि 16 घंटे पढ़ोगे 6-7 घंटे तो सोना भी जरूरी है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपको याद अच्छे से रहेगा। ये बातें होती है कि आपको शादी में नहीं जाना, आपको प्रोग्राम में नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आपको केवल पढ़ाई करना है। बच्चा खेलने जाता तो उसको खेलने भी नहीं देते। अच्छा, आजकल तो आपने देखा होगा कि नर्सरी से ही बच्चे को स्कूल, घर आते ही होमवर्क और फिर ट्यूशन, वापस होमवर्क, सुबह उठा और स्कूल। मुझे तो नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल तरीका, और ये
बच्चे पे बहुत प्रेशर डालेगा। जब बच्चा प्रेशर पे होगा तो तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये तो है कि हाँ, मैंने कुछ जैसे घर में ही शादी थी, चाचा की शादी थी, तो मैं हाँ कुछ ही टाइम के लिए गया उसमें, क्योंकि साथ में जॉब भी रहती थी, एग्जाम भी पास में थे, तो मैं हाँ अवॉइड करता था सोशल फंक्शंस को, क्योंकि उसमें नहीं, वो तो आपका तो हम समझ सकते हैं, आना वहाँ से। हाँ, आना जाना और इसको लेके अवॉइड करता था। लेकिन हाँ जैसे स्पोर्ट्स तो मैं रेगुलर, जब जॉब छोड़ी भी थी या फिर जब भी टाइम मिलता था 1-2 घंटे डेली खेलने की कोशिश करता था। तो वो आपकी मतलब सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जब आप साइकोलॉजी में भी, ये भी हम एक फ़ायदा है कि वहाँ से हमने पढ़ा है कि आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके में डोपामाइन रिलीज होता है, आप थोड़ा खुश रहते हो, और पढ़ाई में भी आपका रिटेंशन है, जो चीज़ें याद रहती है वो अच्छे से रहती है। जब आप खेल रहे हो या कुछ आपके इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी करते हो, आप पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। एक बार थोड़ा पढ़ाई से दिमाग हटेगा तो आप वापस बैठेंगे पढ़ाई में, तो आपका मतलब आउटपुट बेटर रहेगा। तो जो बाकी चीज़ें भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है एकदम कि रटे हुए तोते की तरह आपको लिखना है, थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना है। तो अगर सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज होगा तो आपको कहीं ना कहीं घाटा होगा। तो आजकल काफ़ी यूपीएससी में आप कैंडिडेट्स देखोगे, काफ़ी जो मतलब बाकी क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो मतलब कॉलेज की राजनीति भी कर रहे हैं या फिर बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, म्यूजिक भी करते हैं, उसके साथ भी सेलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो आपका एजुकेशन को हमें बस एक तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हाँ किताबें पढ़ी जी, वो बस एक लिटरेसी का आपका जरिया हो गया। जब आपको पूरा शिक्षित होना है, एजुकेशन आपको लेनी है, तो उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो अभी हम मतलब गवर्नमेंट भी यही ट्राई कर रही है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उसको मतलब एक करिकुलम में डाल के पढ़ाए, स्पोर्ट्स को बच्चों को टाइम दे। जो अच्छी स्कूल्स हैं तो वो क्यों अच्छी है, तो उसका यही फैक्टर है कि वो बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, आप पेंटिंग पे आपको फोकस करवाएंगे, म्यूजिक पे करवाएंगे, स्पोर्ट्स में करवाएंगे, तो वो बच्चे के लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहती है। इसको मतलब एज ए बर्डन नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये भी है। जी। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को ये आपकी सलाह, इसके अलावा कोई और राय? इसके अलावा तो मैं जैसे आप मैंने बताया था कि एक कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरा मैं तो मतलब एक कम टाइम होता था तो मेरे लिए यही होता था कि सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता था, एक रिसोर्स लिमिटेड रखता था, उसी को बार बार पढ़ता था। रिसोर्स लिमिटेड, उसके बाद में रिवीजन। एक ह्यूमन माइंड होता है, उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती। हम जो भी आज बात करेंगे एज इट इज़ कल तक नहीं याद रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा, फिर 3 दिन बाद में और कम, 1 हफ्ते बाद में लगभग सब भूल जाएंगे, यही होता है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो रिवीजन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज पूरे दिन में पढ़ा, वो रात को बैठ के थोड़ा रिकॉल कर लिया, या फिर हफ्ते संडे को बैठ के जो भी वीकडे में पढ़ा वो सारा पढ़ लिया, महीने के अंत में जो भी है वो सारा रिवीजन कर लिया। तो ये जो आपके रिवीजन के शेड्यूल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बार बार अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को आप बार बार पढ़ो। तो जिस रास्ते से बार बार एक बार जाते हैं तो वहाँ तो आंख बंद करके भी अपन चले जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स लिमिटेड और रिवीजन और कंटिन्यूटी आपकी जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ एक चीज़ और है, जैसे यूपीएससी में स्पेशली, बाकी भी मुझे लगता है हर पेपर में, एक पेपर सेट करने वाले के भी एक माइंड होता है। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या वो कैसा पूछती है, उसके सिलेबस से किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, आप पुराने साल के पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाता है कि इनके ये फेवरेट टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा पूछते हैं और इस तरीके से पूछते हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ाई करो। तो वरना कोई कभी कभी होता है कि एक टॉपिक से कुछ पूछते ही नहीं है, उसके आप 2 किताबें पढ़ ली, कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि जहाँ से ज़्यादा पूछते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम दो। तो वो थोड़ा एक एनालिसिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, या फिर उससे थोड़ी साइकोलॉजी, आप पेपर सेट करने वाले की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करोगे तो वो भी थोड़ा हेल्पफुल रहता है। जी। एक समस्या और आती है, एक समस्या ये आती है कि चूंकि टाइम इसमें बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत लेंदी है इसका, तो बच्चे अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते। कभी कभी उसके मान लो प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ कभी हुई? नहीं, मेरा लकीली तो प्रोग्रेसिव ही रहा है हमेशा। जैसे फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, सेकंड में मेंस क्लियर हो गया, थर्ड में इंटरव्यू क्लियर हुआ, रिजर्व लिस्ट में आया, फोर्थ में
इंटरव्यू फाइनल 150 रैंक आई है। तो ये एक थोड़ा प्रोग्रेसिव रहा, तो मेरे लिए इतना बड़ा सेटबैक नहीं रहा हमेशा कोई, क्या हर बार ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है आगे। लेकिन फेलियर्स तो ज़रूर मैंने भी फेस किए हैं। जैसे मेंस में नहीं हुआ तो फिर आपको वापस से पूरा शुरू से पढ़ना है, या एक बार इंटरव्यू में भी नहीं हुआ पूरा वापस से पढ़ना है। तो मैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता। जैसे मैं अभी ये बता रहा था, तो मैं एक उसको देखता, हाँ प्रोग्रेसिव, कि मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है जी, कहीं मैं पीछे तो नहीं जा रहा ना, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और दूसरा मैं ये कोशिश करता कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं था, ना एग्ज़ाम के बारे में। मैंने अपना जो दिमाग में सेट किया ये पढ़ना है, उसी को पढ़ता, उसी को एंजॉय करता। जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो, ज़्यादा रिजल्ट पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पढ़ाई को आप थोड़ा कोशिश करके, ठीक है थोड़ा बोरिंग होगा, उसको इंटरेस्टिंग जितना बना सकते हो उतना करो। बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको हेल्पफुल करती है, जैसे स्पोर्ट्स खेलना या फिर बाकी जो हॉबीज़ है आपकी, वो भी आपको मतलब थोड़ा प्रेशर से दूर रखती है। बाकी आपका फैमिली या फ्रेंड्स का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, जैसे मेरे को हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है, परिवार से भी, दोस्तों से भी। जी, तो कभी ऐसा फेलियर में मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि हाँ फेल हुआ। घर वाले भी जो मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ तूने काफ़ी अच्छा किया, बस थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो, प्रोसेस को एंजॉय करो और पॉजिटिव चीज़ें देखो। तो फिर ये जो फेलियर्स है वो भी फेलियर्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप बस सीख रहे हैं, एक लर्निंग का ही पार्ट है फेलियर्स है। तो उसको ये मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हाँ कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, और ये ऐसा कुछ नहीं है। ये भी यूपीएससी का भी एक एग्ज़ाम है, उसके ज़रिए आप जॉब में सेलेक्ट होते हो, आप लोगों के लिए काम करते हो ऐसा। और अगर नहीं भी सेलेक्ट होते हो तो भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लाइवलीहुड अच्छे से कर सकते हो, सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हो। तो लोगों को मतलब एग्ज़ाम को उतना हवा नहीं देना चाहिए जितना अभी बना रखा है। तो ये अगर आप अपने दिमाग में एग्ज़ाम को रिलेवेंट प्रॉब्लम को छोटा कर दोगे तो फिर आप फेल भी होगे तो आपको लिए उतना वो नहीं रहेगा। परंतु हाँ प्रोसेस और आपका टारगेट उतना फिक्स होना चाहिए कि हाँ उसको प्रोसेस को एंजॉय करते रहना, उसमें भूल नहीं जाना है कि हाँ कि मतलब पूरा ही इतना हवा नहीं उड़ा देना कि हाँ एग्ज़ाम तो कुछ नहीं है, आप उसको छोड़ दिए। से एक टारगेट ये रखा, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम को छोड़ दो, वो सोचना नहीं क्या रिजल्ट आएगा। छोटे छोटे गोल्स कर दो आप, जैसे टारगेट जैसे 6-7 सब्जेक्ट है तो अब पूरा फाइनल एग्ज़ाम का नहीं सोचना। आप ऐसे करो कि मुझे एक हफ्ते में ये बुक पढ़नी है और इसके टेस्ट में इतने नंबर लाने। तो छोटे छोटे गोल्स में आप उसको डिवाइड करो और उसको पढ़ाई करो। एक बच्चे ये होते हैं कि एक ऑप्शन और रखते हैं, सेकंड ऑप्शन तैयार रखते हैं बच्चे, मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा। हाँ सेकंड ऑप्शन मुझे तो मतलब मेरा तो हमेशा रहा ही है, मैं जॉब में रहा हूँ तो सेकंड आपका तो ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर है। पर जिनका नहीं हुआ, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो भी एक और रखते हैं कि चलो मेरा, तो मैं इसको ये मान सकता हूँ कि पहले दिन से ही वो अपने माइंड को ये डायरेक्शन दे रहा है कि तेरा जरूरी नहीं है कि इसमें होगा। नहीं मतलब एक तो जो इतना प्रेशर वाला सिस्टम है, अगर आप सोचोगे कि हाँ जब जब पहले दिन तैयारी करने शुरू बैठा, मैं सोचा अगर ये नहीं होता तो ये 3-4 ऑप्शन पहले ही दिन सोच लिए। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं सोचता था कि हाँ मैं ये कर लूँगा नहीं। एक बार आपको लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी है जो इतना अनसर्टेन तो है ही जी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक बार सोच लो कि हाँ ये बैकअप ऑप्शन है। परंतु अपना जो टाइम डिवोट कर रहे हो वो जो ऑप्शन नंबर 2-3 को उतना टाइम नहीं डिवोट करना चाहिए, अनलेस आप 1-2 अटैम्प्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, नहीं दिए 2-3 अटैम्प्ट 2-3 साल पढ़े हो, आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, फिर हाँ पार्ट बी जो आपका प्लान बी था वो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। और प्लान बी में जैसे अब यूपीएससी की मैंने अच्छे से तैयारी की तो यूपीपीसीएस जो उसका सिलेबस 90% था, सेम था, तो उसमें टाइम मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा देना नहीं पड़ा, थोड़े दिन दिए और फर्स्ट सिलेक्शन, हाँ उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होगी, एसएससी हो गया, ईपीएफओ हुआ, तो एक अगर यूपीएससी के अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आप बाकी में भी बहुत कम मेहनत से आप एक्सेल कर सकते हो। तो वो रिलेटेड अगर आप प्लान भी रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपने कहा मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू करता था, आपका गेम क्या है, कौन सा गेम है? मैं कॉलेज में हॉकी खेलता था जी, और उसमें इंटर आईआईटी लेवल पे हमारे स्पोर्ट्स मीट होते थे, तो हम मुंबई, कानपुर और मद्रास खेलने में गए हैं। इंटर आईआईटी जो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद में हॉकी तो खेलने का कहीं ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो लेकिन फिर उसके बाद में मैंने बैडमिंटन खेलना सीखना शुरू किया। फिर अब मैं मोस्टली बैडमिंटन तो खेलता रहता था और बाकी जो भी स्पोर्ट्स मुझे मिलता था मैंने बीच में
स्क्वॉश भी खेला, टेनिस अच्छा। भी खेला, बास्केटबॉल भी खेला। जहाँ पे भी मौका मिलता था मैं, जो भी मिल रहा है सीखने के हिसाब से, उसको कोई सा भी स्पोर्ट्स होता था मैं हमेशा तैयार रहता था खेलने के लिए। कभी मिस नहीं किया, मौका मिला और हाँ, खेले। बिल्कुल। तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर रहा है? हाँ, फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में जो लियोनेल मेसी है, अच्छा, उसको मैं मतलब बचपन से तो नहीं, जब से देखना स्टार्ट किया कॉलेज टाइम जब से समझ आई हाँ, एक मतलब इंस्पिरेशन। गेम की समझ और जो और क्रिकेट में अपन सचिन, गांगुली, हम्म, गंभीर, जो उस टाइम के जब हम क्रिकेट 9-10 में जब ज़्यादा देखते थे, वर्ल्ड कप 2011 का, तो उस टाइम से काफ़ी मैंने देखा था। तो ये कुछ लोग फेवरेट्स थे। जी। एक बड़ा अहम सवाल है सोशल मीडिया के यूज को लेकर के। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है तो कैसे और नहीं है तो कैसे है, और आपने इसको कैसे हैंडल किया? मुझे मैंने दो ये तीन लगता सवाल है, एक साथ ही कर हाँ, दिए। मैं समझ गया। हाँ। तो मुझे ये लगता है, एक तो सोशल मीडिया या फिर बाकी जो भी एंटरटेनमेंट का भी एक्टिविटीज़ है, तो एक मध्यम मार्ग आपको अपनाना चाहिए। जी। मतलब अगर आप छोड़ सकते हो उसको पूरा तो ठीक है, परंतु अगर आप छोड़ के फिर आपका ध्यान उधर है, भले आप डीएक्टिवेट कर लिया, फिर आपका ध्यान है कि यार थोड़ा देख लेता हूँ, कहीं और से देख लेता हूँ, जी। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे सब लगभग सब साइट्स पे अकाउंट होते थे। ज़्यादा मैं पोस्ट वगैरह नहीं करता था, पर मैं हाँ थोड़ा बहुत देख लिया, दोस्तों से टच में रह लिया, उसका ये ज़रूर करता था। लेकिन कुछ फ़ायदे भी है, जैसे यूट्यूब पे मैंने काफ़ी अपनी तैयारी का जो शुरू में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई यूट्यूब से, जो फ्री सोर्सेज हैं वहाँ से भी सीखा है। और करंट अफेयर्स का जो पढ़ता था, या फिर इकोनॉमी पढ़ी मैंने, ज्योग्राफी पढ़ी, जी। लगभग यूट्यूब से मैंने अपनी 50% जो तैयारी थी यूट्यूब से ही की थी। तो वो आपको बैलेंस करके रखना वो पड़ेगा। प्लस, वो हाँ, आपके लिए प्लस है। हाँ। तो जो आप वहाँ पे कोई काफ़ी लर्निंग के वीडियोस भी होते थे। जब बोर होता है, डायरेक्ट करिकुलम वाला पढ़ने में बोर हो रहे हैं सिलेबस का, तो फिर जो थोड़ा इंटरेस्टिंग बट लर्निंग वाले कुछ वीडियोस होते थे वो देख लेता था। तो आप एक बैलेंस बना के रखता था। हम थोड़े गाने भी सुन लेता था, मूवीज़ भी देख लेता था। अच्छा। तो ये टाइम टू टाइम होना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मतलब पूरे दिन यही कर रहे हो। ठीक है, आप हफ्ते में एक मूवी देख ली तो ठीक है, इतना अगर आप अच्छे से, मैं तो ये भी करता था कि अब मुझे लगता था हाँ मैंने इस हफ्ते अच्छे से पढ़ाई की है, तो मैं एक दिन खुद को रिवॉर्ड देता था कि हाँ एक दिन आप छुट्टी की है, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मूवीज़ देख ली, घूम लिया, फिर लिया। तो आप ये टाइम इंटरवल पे कर सकते हो 5-10-15 दिन पे। तो एक बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप पूरे टाइम पढ़ाई में लीन रहोगे तो आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लेने लग जाओगे, थोड़ा एंग्सियस होने लग जाओगे। जब आप बाकी एक्टिविटी भी कर रहे होंगे तो थोड़ा आपका मन लगा रहेगा। जी। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवीज़ तो वैसे मैंने सबसे ज़्यादा बार तो एक दिल से मूवीज़ हैं वो देखी है, या फिर अभी रिसेंटली मैंने रॉक स्टार देखी है, तमाशा मूवी देखी है। अच्छा। तो ये मेरी कुछ वन ऑफ द फेवरेट्स मूवीज़ है। बाकी मूवीज़ तो फेवरेट चेंज होती रहती है बार बार। और मूवीज आप कंटिन्यू देखते हो? वेब सीरीज देखते हो? हाँ, वेब सीरीज लगभग जो भी हुई है लगभग सारी देखी है मैंने। अच्छा, सारी देखी है आपने? लगभग जो भी देखो फेमस वाले। ये मतलब आपने जॉब की, हाँ, आपने वेब सीरीज नहीं छोड़ी, आपने मूवीज नहीं छोड़ी, और आपने यूपीएससी क्लियर कर ली। तो ये तो सारे भ्रम आप तोड़ रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है भाई आपको बंद कमरे में रह करके केवल पढ़ाई करनी है। ये तो सारी चीजें एक साथ ही खत्म कर दिया। हाँ, परंतु इसका ये भी मतलब नहीं जानना चाहिए कि आप बंद कमरे में बैठ के सारे दिन मूवीज देख रहे हो। हाँ, मतलब मैं यही बता रहा हूँ, आप 10-15 दिन में एक दिन ब्रेक लेता था, तो चलो 5-7 घंटे बैठ के एक सीरीज तो 5-7 घंटे लगातार बैठ के देख ली, खत्म। फिर मैं ख़त्म कर देता था उसको, ताकि फिर आगे ऐसे मन वापस ना बहे में कि हाँ वापस देखनी। तो 3-4 साल तैयारी में लगभग मैंने जो भी आता था अच्छी मूवीज़ होती थी या देख लेता था, ताकि उसको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना ना। जब सब लोग देख रहे हैं तुम नहीं देख रहे हो, फिर तुम सोचो यार देख लेता, नहीं देख लेता। जी। तो देखा, ख़त्म किया, वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा आप सोचने में या टाइम वेस्ट कर देते हो। आपके पिताजी वकील हैं, आपका ब्रदर भी वकील है। हाँ। तो आपके परिवार में और कोई है सिविल सर्विसेज में? नहीं। आप पहले व्यक्ति हो? हाँ, सिविल सर्विस में मेरे चाचा जी है, वो पुलिस कांस्टेबल है। अच्छा। और उसके बाद में और कोई गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं। अच्छा, तो आपको ये प्रेरणा मतलब जब आपने आईआईटी करने के बाद ही जची कि मुझे यहाँ जाना है, या यहाँ घर से कुछ पिताजी ने कुछ कहा होगा कि अपने को ये करना चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब एक इसका मैंने आपको पहले बताया था कि कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं रहा है
किसी बहुत सारे रीजंस बहुत सारे हम अपने स्पेशली यहाँ पे सोसाइटी में देखते हैं कि कितना काम है एज ए सिविल सर्वेंट आप कर सकते हो, कितनी आपको रेस्पेक्ट मिलती है। ये थ्रू आउट लाइफ मैंने देखा ही है। तो और ये मतलब वो सारी चीज़ें हाँ, लेकर तो ये सारी चीज़ें मिलते जुलते, और मैंने फिर प्राइवेट में भी अपना एक्सपीरियंस करके देख लिया। फिर मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी से वो ज़्यादा सूट करता है सिविल सर्विस की नौकरी, तो इसके साथ तैयारी करी। हालांकि दिनेश जी आपने ये बता दिया कि मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, पर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहूँगा कि पिताजी का सपोर्ट कैसे रहा, मदर ने आपके लिए क्या क्या, आप पॉजिटिव हो उसके लिए वो क्या क्या करती, ब्रदर ने क्या क्या किया? अब जैसे पिताजी की बात करें तो पिताजी थोड़ा यूपीएससी, अब यूट्यूब से वो भी थोड़ा वाकिफ़ हो जाते थे। तो जब मान लो सिलेक्शन नहीं होता है या होता है तो वो मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं है, तूने अच्छा इम्प्रूव किया है और पॉजिटिव रहे। जैसे मम्मी से जब भी मैं मतलब बात करूँ तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो आपका थोड़ा मन बाहर भी लगेगा ना। हर टाइम एग्ज़ाम को देखोगे तो आप प्रेशर में भी आ जाओगे। बाकी भाई तो जब मैं अपना एग्ज़ाम देता हूँ, बाकी मुझे छोटी मोटी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि संभाल लेते। हाँ कि कहाँ मेरा पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, आने का क्या जाने का क्या है, ये सब भी लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट था वो भाई कर रहा है। मदर आपकी गृहिणी है? हाँ। बचपन के कोई किस्से दिनेश जी? बचपन का एक मज़ेदार किस्सा तो मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा एम्बेरेसिंग भी है। ऐसा था कि जब 4-5 साल के थे, गांव में रहते थे, तो ऐसे खेल रहे थे, दोपहर के 12 बज गए। फिर देखा चाची आ रही है, अभी तक वो आ रही थी कि नहा लो, खाना वाना खा लो, तो लेकिन हम भाई बहन भाग गए वहाँ से कि क्या पता पिटाई लगेगी, अभी तक कहीं बाहर खेल रहे हैं। तो हम चले गए काफ़ी दूर चले गए। शाम के 3-4 बज गए थे, भूख वगैरह भी लग रही थी जी। तो पास में एक घर था किसी का, तो उसमें लॉक लगा था, वो घर का जो मालिक था वो था नहीं। तो हमने कोई वहाँ से देखा सामान वगैरह, उसको लॉक को तोड़ा। खाने का तो कुछ नहीं मिला, जो भी सामान मिला उसको खिलौना बना दिया। फिर शाम को लौट के 5-6 बजे घर आए, तो आस पड़ोसियों ने भी देख लिया, वो दादी दादा के साथ था तब मैं, तो उन्होंने शिकायत लगाने आए। तब उस दिन दादी ने मेरी काफ़ी पिटाई की थी जब घर पे आया। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि हाँ मैं काफ़ी ये हाँ बचपन की, हाँ कि बचपन उन्होंने जब पिटाई लगाई तो ये कि हाँ एक सही सीधे रास्ते पे आने का एक वो भी रह गया। तो ये मतलब थोड़ा आपको पनिशमेंट भी कभी कभी हेल्प कर जाता है। तो ये बचपन में कुल मिला के आप शैतान रहे हो? ज़्यादा शैतान तो नहीं रहा हूँ मैं लेकिन हाँ कुछ शैतानियाँ, कौन सा बच्चा शैतानी नहीं करते, लगभग हाँ सारे बच्चे ही करते हैं। तो वैसे ही हैं, कुछ शैतानियाँ की है, कुछ सीखे हैं, कुछ शैतानी की। दिनेश जी अब आपको एक जिम्मेदारी की पोस्ट मिली है, आईपीएस ट्रेनिंग के बाद में आप जिले के कप्तान बनोगे, एसपी बनोगे और आप और आगे बढ़ते जाओगे। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे किस दिशा में काम करना और कैसे करना है? अभी जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा, जो फील्ड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही मैं अपने गोल्स सेट कर पाऊँगा। क्योंकि अभी मोटा आइडिया जो हम बाहर से देखते हैं उसका ज़रूर होता है जी। लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स होती है, जो काम रहता है, उसका अभी इतना आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लोगों को सफ़र ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े। जो क्राइम है या उस पर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जो ज़िले में एक्टिव रह के काम करूं, ना कि एक ऑफिस में बैठा एक आर्म चेयर ब्यूरोक्रेट की तरह काम करूं। एक लोगों से इंटरेक्ट करते रहना चाहूँगा, लोगों का फीडबैक जानते रहना चाहूँगा, एक एक्टिव लाइफ जीते हुए अपनी नौकरी करना चाहूँगा। आपने देखा होगा, आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वहाँ पर हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसी घटना हुई होगी, आप जिस जगह हो उस जगह पे किसी दूसरे स्टेट की गाड़ी की नंबर या किसी दूसरे जिले की गाड़ी की नंबर है तो तुरंत ही पुलिस वाला रुका लेता है और फिर वो सब पूछताछ करता है और जो भी करना होता है वो करते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, अभी जब मैं पुलिस में था, अभी एसीपी तब भी हुआ है तो क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है पुलिस की ट्रेनिंग में आप सीखते हैं कि आप हर गाड़ी को नहीं रुकवा सकते, हजारों गाड़ियाँ चलती, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑड लग रहा है, क्या ऑड लग रहा है।
तो उसी अनुसार वो उनको वो अपने हंच के जरिए कि हाँ तो कल थोड़ा एजुकेटेड गेस लगाते हैं कि हाँ इसमें कुछ शक वाला हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी में काले शीशे हैं या फिर गाड़ी का चलाने का तरीका अलग है या आप पुलिस को देख के किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये कुछ मतलब एक उसी बेसिस पे वो थोड़ा अपना गैस लगाएंगे, उस हिसाब से रुकवाते हैं। तो ये आप धीरे धीरे सीखेंगे इसी प्रकार से। नहीं, कई कई जगह तो जानबूझ के रुकवाते हैं कि बाहर की गाड़ी है कुछ देखे जाएगा, तो ऐसा भी होता है। हाँ, अगर वो फैक्टर है तो वो तो गलत है ही। वो सामने वाले की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहा है कि वो अननोन है उस एरिया में। तो लेकिन वो गलत है कि वो आपके एरिया की छवि भी तो मिल कर रहा है। अगर मैं यहाँ कहीं घूमने जाता हूँ बाहर जी, और अगर मुझे ऐसे रुकवाए तो मेरे लिए वो उस जगह का एक नेगेटिव असर छोड़ जाएगा। फिर मैं आगे आऊँगा, घर वालों को भी ये बोलूँगा नहीं वो अच्छी जगह नहीं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये जो करप्शन ओवरऑल है और ऐसे स्पेसिफिक लोगों को परेशान करना, ये तो कम से कम रुकना ही चाहिए कम। तो दिनेश जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी।